अध्याय 8 शुरुआत करना गेटिंग स्टार्टेड। हर जगह सोना मौके मौजूद हैं। ज्यादातर लोग उन्हें देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते। काश मैं कह पाता कि मेरे लिए अमीर बनना आसान था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जब मुझसे पूछा जाता है मैं शुरुआत कैसे करूं, तो मैं आपको अपनी रोजमर्रा की सोच बताता हूं। सच में अच्छे अवसर डील्स ढूंढना आसान है। मैं वादा करता हूं, ये बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा है। शुरुआत में थोड़ा डगमगाते हैं, लेकिन फिर यह बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब बात पैसे की आती है, तो उस शुरुआती डगमगाहट को पार करने के लिए दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन चाहिए। ये पूरी तरह व्यक्तिगत बात है। लाखों के जिंदगी बदल देने वाले सौदे डील्स ऑफ अ लाइफ टाइम ढूंढने के लिए हमें अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता फाइनेंशियल जीनियस का सहारा लेना पड़ता है। मेरा मानना है कि हम सबके अंदर एक वित्तीय प्रतिभा छिपी होती है। समस्या यह है कि वह सोई हुई है और उसे जगाने की जरूरत है। वह इसलिए सोई रहती है क्योंकि हमारी शिक्षा और समाज ने हमें यह सिखाया है कि पैसे से प्यार करना बुरा है। हमें यह सिखाया गया है कि कोई प्रोफेशन सीखो ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि पैसे को हमारे लिए काम कैसे करवाएं। हमें यह भी सिखाया गया कि अपने भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि कंपनी या सरकार हमारी देखभाल करेगी जब हम काम करने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन असलियत यह है कि हमारे बच्चे जो उसी शिक्षा प्रणाली में पढ़ते हैं, उन्हें इस वित्तीय शिक्षा की कमी की कीमत चुकानी पड़ेगी। आज भी हमें यही संदेश दिया जाता है, कड़ी मेहनत करो, पैसा कमाओ, उसे खर्च करो और जब कम पड़ जाए तो उधार ले लो। दुर्भाग्य से पश्चिमी दुनिया के लगभग 90% लोग इसी सोच को मानते हैं, क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना आसान लगता है। अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो मैं आपको आपकी वित्तीय प्रतिभा को जगाने के लिए अगले 10 कदम बताता हूं। मैं सिर्फ ये कदम आपके सामने रख रहा हूं। मैंने खुद इन कदमों को अपनाया है। अगर आप इनमें से कुछ अपनाना चाहें तो बहुत अच्छा। अगर नहीं, तो अपने खुद के तरीके बना लें। आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता फाइनेंशियल जीनियस इतनी सक्षम है कि वह अपनी सूची खुद तैयार कर सकती है। जब मैं पेरू में था, मैंने 45 साल के अनुभव वाले एक सोने के खनिक से पूछा कि उसे सोने की खदान मिलने का इतना भरोसा कैसे है। उसने जवाब दिया, सोना हर जगह है। ज्यादातर लोग उसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते। और मैं कहूंगा कि यह बिल्कुल सही है। रियल एस्टेट में मैं एक दिन में 4 या 5 अच्छे संभावित सौदे ढूंढ सकता हूं, जबकि एक आम व्यक्ति उसी इलाके में जाकर कुछ भी नहीं ढूंढ पाता। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी वित्तीय समझ फाइनेंशियल जीनियस को विकसित करने में समय नहीं लगाया है। मैं आपको ये 10 कदम एक प्रक्रिया के रूप में दे रहा हूं, ताकि आप अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को विकसित कर सकें। ऐसी शक्तियां जिन पर सिर्फ आपका नियंत्रण है। 1. वास्तविकता से बड़ा कारण ढूंढें, आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछें कि क्या वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं, तो वे हाँ कहेंगे। लेकिन फिर हकीकत सामने आ जाती है। रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल लगता है, जिसमें बहुत सारी बाधाएं होती हैं। इसलिए आसान रास्ता लगता है, पैसे के लिए काम करो और बचा हुआ पैसा किसी ब्रोकर को दे दो। एक बार मेरी मुलाकात एक युवा लड़की से हुई, जिसका सपना था कि वह अमेरिकी ओलंपिक तैराकी टीम का हिस्सा बने। लेकिन हकीकत ये थी कि उसे हर सुबह 4 बजे उठकर 3 घंटे तैराकी करनी पड़ती थी। उसके बाद स्कूल जाना होता था। वह शनिवार रात को दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करती थी। उसे पढ़ाई भी करनी पड़ती थी और अच्छे अंक भी लाने होते थे। जब मैंने उससे पूछा कि उसे इतनी मेहनत और त्याग करने की ताकत कहाँ से मिलती है, तो उसने सरलता से कहा, मैं यह अपने लिए और उन लोगों के लिए करती हूँ जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। यही प्यार मुझे हर मुश्किल और त्याग से आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक कारण या उद्देश्य चाहत वॉन्ट्स और नहीं चाहत डोंट वॉन्ट्स का मिश्रण होता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूं, तो मैं उन्हें बताता हूं कि यह मेरे गहरे भावनात्मक चाहत और नहीं चाहत का मिश्रण है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। सबसे पहले नहीं चाहत डोंट वॉन्ट्स, क्योंकि वही चाहत को जन्म देती है। मैं पूरी जिंदगी काम नहीं करना चाहता। मैं वह नहीं चाहता जो मेरे माता पिता चाहते थे, जैसे नौकरी की सुरक्षा और एक साधारण घर। मुझे कर्मचारी एम्प्लॉय बनकर रहना पसंद नहीं है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मेरे पिता अपने काम की वजह से मेरे फुटबॉल मैच मिस कर देते थे। वह अपने करियर में इतना व्यस्त रहता था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी मेहनत की और उनके मरने के बाद सरकार ने उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ले लिया। वे अपनी मेहनत की कमाई अपने बच्चों को पूरी तरह दे भी नहीं पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते।
वे मेहनत करते हैं और अपनी संपत्ति अपने बच्चों को सौंपते हैं। अब चाहत, वांट्स की बात। मैं दुनिया भर में घूमने और अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं ये सब जवान रहते हुए करना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मैं अपने समय और जीवन पर खुद का नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे दिल से जुड़े गहरे कारण हैं। आपके क्या हैं? अगर आपके कारण रीजंस मजबूत नहीं हैं, तो आगे का रास्ता आपको बहुत कठिन लगेगा और आप बीच में ही रुक सकते हैं। मैंने कई बार पैसे खोए हैं और कई बार पीछे भी गया हूँ। लेकिन मेरे अंदर के ये गहरे कारण ही थे जिन्होंने मुझे फिर से खड़ा किया और आगे बढ़ाया। मैं 40 साल की उम्र तक आज़ाद होना चाहता था, लेकिन मुझे 47 साल लग गए और इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा मैंने कहा, काश मैं कह पाता कि यह आसान था, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर भी यह इतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने ये सीखा है कि अगर आपके पास मजबूत कारण या उद्देश्य नहीं है, तो जीवन में कुछ भी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास मजबूत कारण नहीं है, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह सब आपको बहुत कठिन काम जैसा लगेगा। 2. रोजाना चुनाव करना, चुनाव की शक्ति। चुनाव चॉइस की मुख्य कारण है कि लोग एक आज़ाद देश में रहना चाहते हैं। हम अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं। आर्थिक रूप से हमारे हाथ में आने वाला हर एक रुपया हमारे भविष्य को तय करने की ताकत रखता है कि हम अमीर बनेंगे, गरीब या मिडिल क्लास। हमारी खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की सिर्फ खराब खर्च करने की आदतें होती हैं। मुझे बचपन में एक फायदा मिला। मुझे मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि यह सिर्फ बच्चों का खेल है, इसलिए मैंने बड़े होकर भी इसे खेलना जारी रखा। मुझे एक रिच डैड भी मिले, जिन्होंने मुझे एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझाया। इसलिए बहुत पहले, एक छोटे बच्चे के रूप में ही, मैंने यह फैसला कर लिया था कि मुझे अमीर बनना है, और मुझे पता था कि इसके लिए मुझे क्या करना है। सिर्फ असेट्स, संपत्तियां खरीदना और बढ़ाना सीखना है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त माइक को तो असेट्स तैयार ही मिले थे, लेकिन उसे भी चुनाव करना था। उसे ये भी सीखना था कि उन संपत्तियों, एसेट्स को संभालकर कैसे रखा जाए। कई अमीर परिवार अगली पीढ़ी में अपनी संपत्ति खो देते हैं, क्योंकि कोई भी उन्हें सही तरीके से संभालने, स्ट्यूअर्डशिप के लिए प्रशिक्षित नहीं होता। ज्यादातर लोग अमीर बनने का चुनाव ही नहीं करते। लगभग 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट वाला लगता है, इसलिए वे ऐसे बहाने बनाते हैं। मुझे पैसों में दिलचस्पी नहीं है। मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अभी जवान हूं। जब मैं पैसे कमाऊंगा तब भविष्य के बारे में सोचूंगा। मेरे पति पत्नी पैसे संभालते हैं। समस्या यह है कि ऐसे विचार व्यक्ति से दो सबसे कीमती चीजें छीन लेते हैं। 1. समय, टाइम, जो आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। 2. सीखने का मौका, लर्निंग। पैसे न होना सीखने का बहाना नहीं होना चाहिए, लेकिन यह एक चुनाव है जो हम हर दिन करते हैं। अपने समय का क्या करते हैं, अपने पैसे का क्या करते हैं, और अपने दिमाग में क्या भरते हैं। यही है चुनाव की शक्ति, पावर ऑफ चॉइस। हम सबके पास चुनाव है। मैंने बस ये चुनाव किया है कि मुझे अमीर बनना है, और मैं ये चुनाव हर दिन करता हूँ। पहले शिक्षा में निवेश करें। असल में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। ये सबसे शक्तिशाली साधन है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण है। हम सबके पास ये चुनाव होता है कि हम अपने दिमाग में क्या डालते हैं। आप टीवी देख सकते हैं, गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं, कोई शौक की क्लास कर सकते हैं, या फाइनेंशियल शिक्षा, फाइनेंशियल प्लानिंग सीख सकते हैं। ये पूरी तरह आपका चुनाव है। ज्यादातर लोग सीधे निवेश, इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं, लेकिन पहले यह नहीं सीखते कि निवेश कैसे करना है। मेरी एक दोस्त के घर चोरी हुई। चोर उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान ले गए, लेकिन उसकी किताबें वहीं छोड़ दी। और हमारे पास भी यही चुनाव होता है। 90% लोग टीवी खरीदते हैं, सिर्फ 10% लोग बिजनेस और पैसे से जुड़ी किताबें खरीदते हैं। मैं क्या करता हूँ? मैं सेमिनार में जाता हूँ। मुझे 2-3 दिन के सेमिनार पसंद हैं, क्योंकि मैं किसी विषय में पूरी तरह डूबना चाहता हूँ। 1973 में मैंने टीवी पर एक व्यक्ति को देखा जो बिना पैसे के रियल एस्टेट खरीदने पर 3 दिन का सेमिनार बेच रहा था। मैंने $385 खर्च किए, और उस कोर्स ने मुझे कम से कम $2 मिलियन कमा कर दिए। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, उसने मुझे आज़ादी दी। अब मुझे पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस एक कोर्स की वजह से।
मैं हर साल ऐसे कम से कम 2 कोर्स करता हूँ। ऑडियो बुक्स और सीडीज। मुझे ऑडियो बुक्स और सीडीज बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उन्हें बार बार सुन सकता हूँ और जल्दी दोहरा सकता हूँ। एक बार मैं एक निवेशक को सुन रहा था, जिसकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत नहीं था, लेकिन घमंडी बनने या उसकी आलोचना करने के बजाय मैंने उस 5 मिनट के हिस्से को कम से कम 20 बार सुना, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन अचानक अपने दिमाग को खुला रखकर मुझे समझ में आ गया कि वह ऐसा क्यों कह रहा था। ये बिल्कुल जादू जैसा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे हमारे समय के एक महान निवेशक के दिमाग की झलक मिल गई हो। मुझे उसके ज्ञान और अनुभव की गहराई का बहुत बड़ा फायदा मिला। इसका परिणाम ये हुआ कि अब मेरे पास सोचने का पुराना तरीका भी है और उसी समस्या को देखने का एक नया तरीका भी। अब मैं किसी भी समस्या या ट्रेंड को 2 तरीकों से समझ सकता हूँ। और यह चीज अनमोल है। आज मैं अक्सर खुद से पूछता हूँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफे या जॉर्ज सोरोस होते तो वे क्या करते? डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरोस। उनकी सोच की शक्ति तक पहुंचने का एक ही तरीका है, नम्र बनना और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना। घमंडी या बहुत ज्यादा आलोचना करने वाले लोग अक्सर कम आत्मविश्वास वाले होते हैं और जोखिम लेने से डरते हैं, क्योंकि जब आप कुछ नया सीखते हैं तो उसे पूरी तरह समझने के लिए आपको गलतियां भी करनी पड़ती हैं। अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो घमंड आपकी समस्या नहीं है। घमंडी लोग शायद ही कभी पढ़ते या किसी एक्सपर्ट की बात सुनते हैं। उन्हें लगता है कि वे ही सब कुछ जानते हैं। बहुत से इंटेलिजेंट लोग नए विचार आने पर बहस करने लगते हैं या अपने पुराने विचारों को बचाने लगते हैं। ऐसे में उनकी तथाकथित बुद्धिमत्ता जोड़ घमंड इक्वल्स अज्ञान इग्नोरेंस बन जाता है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं या खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्थिति, बैलेंस शीट कुछ और ही कहानी बताती है। एक सच में बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पुराने विचारों के साथ मिलकर और भी बेहतर परिणाम देते हैं। सुनना बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान हमें 2 कान और 1 मुंह नहीं देते। बहुत से लोग सुनने के बजाय बोलने में लगे रहते हैं। वे नए विचारों को समझने के बजाय बहस करते हैं। लंबी सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मैं अपनी संपत्ति को लंबे समय के नजरिए से देखता हूँ। मैं जल्दी अमीर बनने, गेट रिच क्विक वाली सोच में विश्वास नहीं करता, जैसे कि लॉटरी खेलने वाले या जुआ खेलने वाले करते हैं। मैं शेयर मार्केट में आता जाता रहता हूँ, लेकिन शिक्षा, एजुकेशन में मैं हमेशा लंबे समय के लिए निवेश करता हूँ। अगर आप हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो पहले ट्रेनिंग लेना जरूरी है, लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि लोग शेयर या रियल एस्टेट खरीद लेते हैं, लेकिन अपने सबसे बड़े एसेट, अपने दिमाग में निवेश नहीं करते। सिर्फ 1-2 घर खरीद लेने से कोई रियल एस्टेट का एक्सपर्ट नहीं बन जाता। 3. दोस्तों का चुनाव सोच समझकर करें। संगति की शक्ति। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का चुनाव उनकी फाइनेंशियल स्थिति देखकर नहीं करता। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने गरीबी में रहने की कसम खाई है, और कुछ ऐसे भी हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। असल बात यह है कि मैं सबसे सीखता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि मैंने कुछ लोगों को जानबूझकर इसलिए ढूंढा क्योंकि उनके पास पैसा था, लेकिन मेरा मकसद उनका पैसा नहीं था। मैं उनका ज्ञान, नॉलेज चाहता था। कई बार ऐसे लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। मैंने एक बात नोटिस की, जो दोस्त अमीर हैं वे पैसों के बारे में बात करते हैं। वे दिखावा करने के लिए ऐसा नहीं करते, बल्कि उन्हें इस विषय में दिलचस्पी होती है। इसलिए मैं उनसे सीखता हूं और वे मुझसे सीखते हैं। वहीं जो दोस्त आर्थिक रूप से परेशान होते हैं, उन्हें पैसे, बिजनेस या निवेश की बात करना पसंद नहीं होता। वे अक्सर इसे गलत या गैर जरूरी समझते हैं। इसलिए मैं उनसे भी सीखता हूं कि क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही अरबों डॉलर कमा लिए हैं। उन तीनों का एक ही अनुभव रहा। उनके जो दोस्त गरीब हैं, उन्होंने कभी उनसे यह नहीं पूछा कि उन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया, लेकिन वे लोग उनसे 2 चीजें जरूर मांगते हैं: उधार, लोन, या नौकरी, जॉब। चेतावनी: गरीब या डरपोक लोगों की सलाह मत सुनो। मेरे भी ऐसे दोस्त हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, लेकिन पैसों के मामले में वे हमेशा डर फैलाते हैं। वे हमेशा कहते हैं, सब खत्म होने वाला है, सब गिरने वाला है। उन्हें हर चीज में समस्या दिखाई देती है, और वे हमेशा बता देंगे कि कोई चीज क्यों नहीं चलेगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात मान लेते हैं। जैसा कि एक कहावत है, जैसी संगति वैसी रंगति। अगर आप टीवी पर बिजनेस चैनल देखते हैं
तो वहाँ अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। एक कहेगा मार्केट गिरने वाला है, दूसरा कहेगा मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर आप समझदार हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के पास सही तर्क हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर गरीब लोग सिर्फ डर फैलाने वालों चिकन लिटिल की बात सुनते हैं। मेरे कई करीबी दोस्तों ने मुझे कई बार किसी डील या निवेश से रोकने की कोशिश की है। कुछ समय पहले एक दोस्त बहुत खुश था क्योंकि उसे 6% का फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी मिला। मैंने उससे कहा, मैं 16% कमा रहा हूं राज्य सरकार से। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेजा जिसमें बताया गया था कि मेरा निवेश कितना खतरनाक है। मैं कई सालों से 16% कमा रहा हूं और वह आज भी 6% ही कमा रहा है। मैं कहूंगा कि अमीर बनने में सबसे कठिन चीजों में से एक है खुद के प्रति सच्चा रहना और भीड़ के साथ न चलना। क्योंकि मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि जो भीड़ देर से आती है वही नुकसान उठाती है। अगर कोई शानदार डील अखबार के पहले पेज पर आ जाए तो ज्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। हमेशा नए मौके ढूंढो, जैसा कि सफर कहते हैं। हमेशा एक और लहर अपॉर्चुनिटी आती है। जो लोग देर से लहर पकड़ते हैं अक्सर वही गिर जाते हैं। समझदार निवेशक क्या करते हैं? समझदार निवेशक मार्केट का टाइम नहीं करते। अगर वे एक मौका खो देते हैं तो वे अगले मौके की तलाश करते हैं और खुद को तैयार रखते हैं। यह ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि जो चीज लोकप्रिय नहीं होती उसमें निवेश करना डरावना लगता है। डरपोक निवेशक भेड़ों की तरह भीड़ के साथ चलते हैं या फिर उनका लालच उन्हें तब अंदर ले जाता है जब समझदार निवेशक अपना मुनाफा लेकर निकल चुके होते हैं। समझदार निवेशक तब खरीदते हैं जब चीज लोकप्रिय नहीं होती। वे जानते हैं कि उनका असली मुनाफा खरीदते समय ही तय हो जाता है, न कि बेचते समय। वे धैर्य रखते हैं, वे मार्केट का टाइम नहीं करते। जैसे सफर अगली बड़ी लहर के लिए तैयार रहते हैं वैसे ही वे सही मौके का इंतजार करते हैं। इनसाइडर जानकारी इंफॉर्मेशन की ताकत। हर चीज जानकारी पर निर्भर करती है। कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग गैरकानूनी होती है और कुछ कानूनी होती है, लेकिन असली फर्क ये है कि आप सही जानकारी के कितने करीब हैं। आपको अमीर दोस्तों की जरूरत इसलिए है क्योंकि वही पैसा बनता है जानकारी से। आपको आने वाले मौके बूम के बारे में जल्दी पता होना चाहिए ताकि आप सही समय पर अंदर जाएं और गिरावट बस्ट से पहले बाहर निकल सकें। मैं यह नहीं कह रहा कि कुछ गलत या गैरकानूनी करो, लेकिन जितनी जल्दी आपको सही जानकारी मिलेगी उतना ही कम जोखिम और ज्यादा फायदा होगा। यही दोस्तों का असली फायदा है और यही है वित्तीय बुद्धिमत्ता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। 4. एक तरीका सीखो फिर नया सीखो। तेजी से सीखने की शक्ति। जैसे हर बेकरी वाला ब्रेड बनाने के लिए एक रेसिपी फॉर्मूला का पालन करता है, वैसे ही पैसे कमाने के लिए भी एक तरीका होता है। हमने अक्सर सुना है, जैसा खाना वैसा बनना, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से कहता हूँ। आप वही बनते हैं जो आप सीखते हैं। दूसरे शब्दों में, इसलिए सावधान रहें कि आप क्या सीखते हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है कि आप वही बन जाते हैं जो आप अपने दिमाग में भरते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना बनाना सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कुछ और सीखना पड़ेगा। पैसे के मामले में आम फॉर्मूला। पैसे के मामले में ज्यादातर लोगों ने स्कूल में सिर्फ एक ही फॉर्मूला सीखा है, पैसे के लिए काम करो। दुनिया में सबसे आम फॉर्मूला यह है, रोज सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसा कमाओ, बिल भरो, बैंक बैलेंस संभालो, थोड़ा बहुत निवेश जैसे म्यूचुअल फंड करो और फिर वापस काम पर जाओ। यही उनका पूरा रेसिपी फॉर्मूला है। अगर आप अपने काम से थक चुके हैं या आपको पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा तो आपको सिर्फ एक चीज बदलनी है, पैसे कमाने का अपना तरीका, फॉर्मूला। मेरा अनुभव, जब मैं 26 साल का था मैंने एक वीकेंड क्लास ली, हाउ टू बाय रियल एस्टेट फॉरक्लोजर्स। वहां मैंने एक नया फॉर्मूला सीखा, लेकिन असली चुनौती थी जो सीखा उसे एक्शन में लागू करना। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। मैंने 3 साल तक जेरोक्स में काम करते हुए अपने खाली समय में इस कला को सीखा और अभ्यास किया, और उसी फॉर्मूले से मैंने लाखों डॉलर कमाए। आगे क्या किया? जब मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया तो मैंने दूसरे फॉर्मूले ढूंढने शुरू किए। कई बार मैंने जो सीखा उसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हर बार कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसे कोर्स किए जिनमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग, कमोडिटी ऑप्शंस और जटिल गणित, केओस थियरी,
शामिल थे। मैं वहां कई बार खुद को बहुत छोटा महसूस करता था, क्योंकि वहां न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस के पीएचडी लोग होते थे। फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा, जिससे मेरी स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश समझ और भी बेहतर हो गई। सीखने की सही जगह: ज्यादातर कॉलेज और कम्युनिटी कॉलेज फाइनेंशियल प्लानिंग और पारंपरिक निवेश सिखाते हैं। शुरुआत के लिए ये अच्छे हैं, लेकिन मैं हमेशा तेज और बेहतर फॉर्मूला ढूंढता हूँ। इसी वजह से मैं कभी कभी एक दिन में उतना कमा लेता हूँ जितना कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। सबसे महत्वपूर्ण बात: आज की तेजी से बदलती दुनिया में सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हैं, क्योंकि जो आप जानते हैं वह जल्दी पुराना हो जाता है। सबसे ज्यादा मायने रखता है आप कितनी तेजी से नई चीजें सीखते हैं। ये स्किल अनमोल है। यह आपको नए और तेज तरीके फॉर्मूलाज खोजने में मदद करती है, पैसा कमाने के नए रेसिपी देती है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो आदिम युग केवमेन से चला आ रहा है, किन बहुत कम लोग वास्तव में इसका पालन करते हैं। पहले खुद को भुगतान करें का मतलब यह नहीं है कि आप बिलों या जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कि सबसे पहले अपनी आय का एक हिस्सा अपने लिए बचाएं और उसे निवेश करें। ज्यादातर लोग पहले अपने खर्चे चुकाते हैं, किराया, बिजली बिल, शॉपिंग, और जो बचता है उसे बचत या निवेश करते हैं। अक्सर अंत में कुछ बचता ही नहीं। लेकिन अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे सबसे पहले खुद को भुगतान करते हैं, यानी अपनी आय का एक हिस्सा अलग रखकर उसे एसेट्स में निवेश करते हैं और फिर बचे हुए पैसों से अपने खर्च पूरे करते हैं। ये करना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए आत्मा अनुशासन चाहिए। जब आप पहले खुद को भुगतान करते हैं तो खर्चों के लिए कम पैसा बचता है, जिससे आर्थिक दबाव बनता है। यही दबाव आपको अधिक समझदारी से खर्च करने, अधिक कमाने के तरीके खोजने और अपने दिमाग का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। मेरे रिच डैड कहते थे, अगर तुम पहले खुद को भुगतान नहीं कर सकते तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब बिलों का दबाव हो तो डरने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। बहुत से लोग जैसे ही आर्थिक दबाव में आते हैं, हार मान लेते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं वे उसी दबाव को अवसर में बदल देते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचत करने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग पहले बचत और निवेश करते हैं और फिर खर्च करते हैं। यह एक छोटी सी आदत लग सकती है, लेकिन यही आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी एसेट कॉलम मजबूत होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब पैसा आपके लिए काम करेगा। याद रखें, अनुशासन के बिना धन टिक नहीं सकता। आप कितना कमाते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि आप उसमें से कितना बचाते और निवेश करते हैं। बहुत कम लोग इस सलाह का पालन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी आपको संख्याओं को पढ़ने की क्षमता देती है और संख्याएं पूरी कहानी बताती हैं। किसी व्यक्ति की आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखकर मैं आसानी से समझ सकता हूं कि जो लोग पहले खुद को भुगतान करें कहते हैं, वे वास्तव में उसका पालन करते हैं या नहीं। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इसलिए आइए उन लोगों के वित्तीय विवरणों की तुलना करें जो पहले खुद को भुगतान करते हैं और जो नहीं करते। इन आरेखों डायग्राम्स का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप उनमें अंतर पहचान सकते हैं। फिर से, ये सब कैश फ्लो को समझने से जुड़ा है, क्योंकि वही पूरी कहानी बताता है। ज्यादातर लोग सिर्फ संख्याएं देखते हैं और कहानी को समझ नहीं पाते। बैलेंस शीट, नौकरी जॉब, एसेट्स, इनकम, खर्चे एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, सैलरी, टैक्सेस, किराया रेंट, खाना फूड, बचत सेव, निवेश इन्वेस्ट। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? यह आरेख उन लोगों के व्यवहार को दर्शाता है जो पहले खुद को भुगतान करने का चुनाव करते हैं। हर महीने वे अपने खर्चों का भुगतान करने से पहले अपने एसेट कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि लाखों लोगों ने क्लेसन की किताब पढ़ी है और पहले खुद को भुगतान करें को समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे सबसे अंत में खुद को भुगतान करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की प्रतिक्रिया सुन सकता हूं जो ईमानदारी से मानते हैं कि पहले बिलों का भुगतान करना चाहिए, और मैं उन जिम्मेदार लोगों को भी समझ सकता हूं जो समय पर अपने बिल भरते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि गैर जिम्मेदार बनो और बिल मत चुकाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किताब में जो लिखा है वही करो। पहले खुद को भुगतान करो। और ऊपर दिया गया आरेख उसी कार्य का सही लेखांकन चित्र, अकाउंटिंग पिक्चर दिखाता है। अगर आप वास्तव में कैश फ्लो की शक्ति को समझना शुरू कर देते हैं
तो आप जल्दी ही समझ जाएंगे कि पिछले आरेख में क्या गलत है, या क्यों 90% लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और जब काम करने लायक नहीं रहते तो उन्हें सरकार की सहायता जैसे सोशल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। किम और मैंने कई बुककीपर, अकाउंटेंट और बैंकर के साथ काम किया है जिन्हें पहले खुद को भुगतान करें कि इस तरीके से समस्या रही है। कारण यह है कि ये वित्तीय पेशेवर भी वही करते हैं जो आम लोग करते हैं, वे खुद को सबसे अंत में भुगतान करते हैं। मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी कारण से मेरा कैश फ्लो मेरे खर्चों से कम था, फिर भी मैंने सबसे पहले खुद को भुगतान किया। मेरे अकाउंटेंट और बुककीपर घबराकर चिल्लाते थे, वे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, इनकम टैक्स विभाग तुम्हें जेल में डाल देगा, तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी, बिजली काट दी जाएगी। फिर भी मैंने सबसे पहले खुद को भुगतान किया। क्यों, आप पूछेंगे? क्योंकि यही बात द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी सिखाती है। आत्मा अनुशासन की शक्ति और अंदरूनी मजबूती की ताकत, जैसा कि मेरे रिच डैड ने मुझे पहले महीने में ही सिखाया था। ज्यादातर लोग दुनिया को खुद पर हावी होने देते हैं। बिल कलेक्टर फोन करता है और आप डर कर भुगतान कर देते हैं। दुकानदार कहता है क्रेडिट कार्ड से खरीद लो। रियल एस्टेट एजेंट कहता है घर खरीदो, टैक्स में छूट मिलेगी। यही इस किताब का असली मतलब है, भीड़ के खिलाफ खड़े होने का साहस रखना और अमीर बनना। आप कमजोर नहीं हैं, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो बहुत से लोग कमजोर पड़ जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि गैर जिम्मेदार बनो। मेरे पास क्रेडिट कार्ड का ज्यादा कर्ज या बेकार चीजों का कर्ज नहीं है, क्योंकि मैं पहले खुद को भुगतान करता हूं। मैं अपनी आय को कम दिखाता हूं, क्योंकि मैं उसे सरकार को देना नहीं चाहता। इसीलिए मेरी आय मेरे एसेट कॉलम से आती है, एक नेवाडा कॉर्पोरेशन के माध्यम से। अगर मैं सीधे पैसे के लिए काम करूं, तो सरकार उसका बड़ा हिस्सा ले लेती है। हालांकि मैं अपने बिल बाद में चुकाता हूं, लेकिन मैं इतना समझदार हूं कि खुद को कठिन आर्थिक स्थिति में नहीं डालता। मुझे उपभोक्ता कर्ज, कंज्यूमर डेट पसंद नहीं है। मेरी जिम्मेदारियां, लायबिलिटीज 99% लोगों से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन मैं उन्हें खुद नहीं चुकाता। दूसरे लोग मेरे लिए उन्हें चुकाते हैं। उन्हें किराएदार, टेनेंट्स कहा जाता है। इसलिए पहले खुद को भुगतान करने का पहला नियम है, शुरुआत में ही उपभोक्ता कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिल बाद में चुकाता हूं, मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि मेरे ऊपर केवल छोटे और कम महत्वपूर्ण बिल ही हों, जिनका भुगतान करना आसान हो। जब कभी मेरे पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तब भी मैं सबसे पहले खुद को भुगतान करता हूं। मैं लेनदारों और यहां तक कि सरकार को भी चिल्लाने देता हूं। मुझे अच्छा लगता है जब वे सख्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग मेरी मदद करते हैं। वे मुझे और अधिक पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए मैं पहले खुद को भुगतान करता हूं, पैसे को निवेश करता हूं और लेनदारों को चिल्लाने देता हूं। मैं आमतौर पर उन्हें बाद में भुगतान कर ही देता हूं। किम और मेरी क्रेडिट बहुत अच्छी है। हम दबाव में आकर अपनी बचत खर्च नहीं करते या उपभोक्ता कर्ज चुकाने के लिए अपने निवेश नहीं बेचते। यह आर्थिक रूप से समझदारी नहीं है। खुद को पहले भुगतान करने में सफल होने के लिए इन बातों को ध्यान में रखें। 1. ऐसे बड़े कर्ज में मत फंसो जिन्हें तुम्हें खुद चुकाना पड़े। अपने खर्च कम रखो। पहले एसेट्स बनाओ, फिर बड़ा घर या अच्छी कार खरीदो। रैट रेस में फंसे रहना समझदारी नहीं है। 2. जब पैसे कम पड़ जाएं, तो दबाव को बढ़ने दो और अपनी बचत या निवेश को मत छुओ। इस दबाव का उपयोग अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को जगाने के लिए करो ताकि तुम नए तरीके खोज सको ज्यादा पैसा कमाने के, और फिर अपने बिल चुकाओ। इससे तुम्हारी कमाने की क्षमता और वित्तीय समझ दोनों बढ़ेंगी। कई बार मैं आर्थिक मुश्किलों में फंसा हूं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज्यादा आय पैदा की है, जबकि अपने एसेट कॉलम की मजबूती से रक्षा की है। मेरा बुककीपर घबरा जाता था, लेकिन मैं एक सैनिक की तरह अपने किले, असेट्स के किले की रक्षा करता था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। एक आम बुरी आदत है जिसे मासूमियत से बचत में हाथ डालना कहा जाता है। अमीर लोग जानते हैं कि बचत का उपयोग सिर्फ और पैसा बनाने के लिए होता है, बिल चुकाने के लिए नहीं। मुझे पता है ये कठोर लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से मजबूत नहीं हैं, तो दुनिया आपको वैसे भी धकेलती रहेगी। अगर आपको आर्थिक दबाव पसंद नहीं है, तो अपने लिए कोई दूसरा तरीका चुन लें। एक तरीका यह है कि खर्च कम करें, पैसा बैंक में रखें, ज्यादा टैक्स दें, सुरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदें और औसत जीवन जीने की कसम खा लें। लेकिन यह पहले खुद को भुगतान करें के नियम के खिलाफ है। ये नियम आत्मत्याग या आर्थिक संयम को प्रोत्साहित नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले खुद को भुगतान करो और भूखे रहो।
जीवन का आनंद लेने के लिए बनाया गया है। अगर आप अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं तो आप जीवन की सारी सुविधाएं पा सकते हैं, अमीर बन सकते हैं और अपने बिल भी चुका सकते हैं। यही है वित्तीय समझ। 6. अपने ब्रोकर को अच्छा भुगतान करें। अच्छी सलाह की शक्ति। कभी कभी मैं लोगों को अपने घर के सामने फॉर सेल बाय ओनर का बोर्ड लगाते देखता हूं, या टीवी पर लोगों को डिस्काउंट ब्रोकर होने का दावा करते देखता हूं। मेरे रिच डैड ने मुझे इसका उल्टा तरीका अपनाना सिखाया। वे प्रोफेशनल लोगों को अच्छा भुगतान करने में विश्वास रखते थे और मैंने भी यही नीति अपनाई है। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर हैं। क्यों? क्योंकि अगर वे सच में प्रोफेशनल हैं तो उनकी सेवाएं आपको पैसा कमा कर देती हैं। और जितना ज्यादा पैसा वे कमाते हैं उतना ही ज्यादा मैं भी कमाता हूं। हम सूचना के युग इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। जानकारी अनमोल है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं देता बल्कि आपको सिखाने के लिए समय भी निकालता है। मेरे पास ऐसे कई ब्रोकर हैं जिन्होंने मुझे तब सिखाया जब मेरे पास बहुत कम या बिल्कुल पैसा नहीं था, और आज भी मैं उनके साथ काम करता हूं। मैं ब्रोकर को जो भुगतान करता हूं वह उस पैसे के मुकाबले बहुत छोटा होता है जो मैं उनकी दी गई जानकारी से कमा सकता हूं। मुझे अच्छा लगता है जब मेरा रियल एस्टेट या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैंने भी अच्छा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे समय बचाता है और पैसा भी कमा कर देता है, जैसे जब मैंने $9,000 में एक खाली जमीन खरीदी और उसे तुरंत $25,000 से ज्यादा में बेच दिया ताकि मैं जल्दी अपनी पौष खरीद सकूं। ब्रोकर मेरे लिए बाजार में आंख और कान का काम करते हैं। वे हर दिन बाजार में रहते हैं, इसलिए मुझे खुद वहां रहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो अपना समय बेहतर कामों में लगाना पसंद करता हूं। जो लोग अपना घर खुद बेचते हैं शायद वे अपने समय की कीमत नहीं समझते। मैं कुछ पैसे बचाने के लिए अपना समय क्यों बर्बाद करूं जब मैं उस समय का उपयोग ज्यादा पैसा कमाने या अपने प्रियजनों के साथ बिताने में कर सकता हूं। मुझे यह मजेदार लगता है कि बहुत से गरीब और मिडिल क्लास लोग रेस्टोरेंट में 15-20% टिप देने में संकोच नहीं करते, चाहे सेवा खराब ही क्यों न हो, लेकिन ब्रोकर को 3-7% देने में शिकायत करते हैं। वे खर्च वाली चीजों पर पैसा देने में खुश होते हैं, लेकिन एसेट बनाने वाले लोगों को भुगतान करने में कंजूसी करते हैं। ये वित्तीय रूप से समझदारी नहीं है। ध्यान रखें कि सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज्यादातर ब्रोकर केवल सेल्समैन होते हैं। वे बेचते तो हैं लेकिन उनके पास खुद बहुत कम या कोई रियल एस्टेट नहीं होता। एक ब्रोकर जो घर बेचता है और एक ब्रोकर जो निवेश बेचता है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस ब्रोकर पर भी लागू होती है, जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। जब भी मैं किसी प्रोफेशनल को काम पर रखने से पहले इंटरव्यू करता हूं, तो सबसे पहले ये जानता हूं कि उसके पास खुद कितनी संपत्ति या स्टॉक्स हैं और वह कितना टैक्स देता है। ये बात मेरे टैक्स वकील और अकाउंटेंट पर भी लागू होती है। मेरे पास एक ऐसा अकाउंटेंट है जो अपना काम समझता है। उसका पेशा अकाउंटिंग है, लेकिन उसका असली बिजनेस रियल एस्टेट है। पहले मेरे पास एक छोटा बिजनेस अकाउंटेंट था, लेकिन उसके पास कोई रियल एस्टेट नहीं था। मैंने उसे बदल दिया क्योंकि हमारा बिजनेस सोच एक जैसी नहीं थी। ऐसा ब्रोकर ढूंढें जो आपके हितों को समझे। कई ब्रोकर आपको सिखाने के लिए समय देते हैं और वे आपके लिए सबसे अच्छे एसेट साबित हो सकते हैं। बस उनके साथ निष्पक्ष रहें और वे भी आपके साथ निष्पक्ष रहेंगे। अगर आप सिर्फ उनकी कमीशन कम करने के बारे में सोचेंगे तो वे आपकी मदद क्यों करेंगे? ये सीधी सी बात है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैनेजमेंट स्किल्स में एक महत्वपूर्ण स्किल है लोगों को मैनेज करना। बहुत से लोग केवल उन्हीं को मैनेज करते हैं जिन्हें वे खुद से कम समझदार मानते हैं या जिन पर उनका अधिकार होता है। कई मिडिल मैनेजर इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने से नीचे के लोगों को संभाल सकते हैं, लेकिन अपने से ऊपर के लोगों के साथ काम करना नहीं जानते। असल स्किल यह है कि आप उन लोगों को मैनेज और सम्मान दें जो किसी तकनीकी क्षेत्र में आपसे ज्यादा समझदार हैं। इसी कारण कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। आपको भी ऐसा ही एक समूह बनाना चाहिए। यही है वित्तीय बुद्धिमत्ता। 7. इंडियन गिवर बने, बिना कुछ दिए कुछ पाने की शक्ति। जब पहले यूरोपीय लोग अमेरिका आए तो वे वहां के मूल निवासियों इंडियन की एक परंपरा से हैरान हो गए। उदाहरण के लिए, अगर कोई बसने वाला ठंड से परेशान होता तो इंडियन उसे एक कंबल दे देते। बसने वाला उसे उपहार समझ लेता, लेकिन बाद में जब इंडियन उसे वापस मांगते तो वह नाराज हो जाता। दूसरी ओर इंडियन भी नाराज हो जाते थे जब उन्हें पता चलता कि बसने वाले कंबल वापस नहीं देना चाहते।
इसी गलतफहमी से इंडियन गिवर शब्द की शुरुआत हुई। एक साधारण सांस्कृतिक गलतफहमी। एसेट कॉलम की दुनिया में इंडियन गिवर बनना धन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक समझदार निवेशक का पहला सवाल होता है, मुझे अपना पैसा कितनी जल्दी वापस मिलेगा। वे ये भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिलेगा, जिसे पीस ऑफ द एक्शन कहा जाता है। यही कारण है कि रॉय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, मुझे अपने घर के पास एक छोटा कॉन्डोमिनियम मिला जो फोरक्लोजर में था। बैंक उसे $60,000 में बेचना चाहता था और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैंने उसके साथ $50,000 का कैशियर चेक भी दिया था। इससे उन्हें लगा कि मैं गंभीर हूं। अधिकतर निवेशक कहते, क्या तुम इतना पैसा एक ही जगह फंसा नहीं रहे? क्या लोन लेना बेहतर नहीं होता? मेरा जवाब था, इस मामले में नहीं। मेरी निवेश कंपनी इस कॉन्डोमिनियम को सर्दियों में छुट्टी के लिए किराए पर देती है, जब स्नोबर्ड्स एरिज़ोना आते हैं। ये 4 महीनों तक $2,500 प्रति महीने के हिसाब से किराए पर जाता है। ऑफ सीजन में यह $1,000 प्रति महीने पर किराए पर दिया जाता है। लगभग 3 साल में मेरा पूरा पैसा वापस आ गया। अब यह एसेट हर महीने मेरे लिए लगातार पैसा पैदा करता है। इसी तरह स्टॉक्स में भी किया जाता है। अक्सर मेरा ब्रोकर मुझे फ़ोन करता है और सलाह देता है कि किसी कंपनी के शेयर में बड़ी रकम लगाऊं, क्योंकि वह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर की कीमत बढ़ेगी, जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। मैं 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक के लिए पैसा लगाता हूं, जब तक स्टॉक ऊपर जाता है। फिर मैं अपनी शुरुआती रकम निकाल लेता हूं और बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता करना बंद कर देता हूं, क्योंकि मेरा मूल पैसा वापस आ चुका होता है और अब वह किसी और एसेट में काम करने के लिए तैयार होता है। इस तरह मेरा पैसा अंदर जाता है, फिर बाहर आ जाता है और मेरे पास एक ऐसा एसेट रह जाता है जो तकनीकी रूप से मुफ्त होता है। ये सही है कि मैंने कई बार पैसा खोया भी है, लेकिन मैं हमेशा उतना ही पैसा लगाता हूं जिसे मैं खोने का जोखिम उठा सकता हूं। औसतन हर 10 निवेशों में से 2 या 3 बहुत अच्छा मुनाफा देते हैं, 5 या 6 कुछ खास नहीं करते, और 2 या 3 में नुकसान होता है। लेकिन मैं अपने नुकसान को हमेशा सीमित रखता हूं, सिर्फ उतने पैसे तक जितना मैंने उस समय निवेश किया होता है। जो लोग जोखिम से डरते हैं, वे अपना पैसा बैंक में रखते हैं। लंबे समय में सुरक्षित बचत बिना बचत के मुकाबले बेहतर होती है, लेकिन इसमें आपका पैसा वापस आने में बहुत समय लगता है और अधिकांश मामलों में आपको इसमें कुछ मुफ्त नहीं मिलता। मेरे हर निवेश में एक अपसाइड होना चाहिए, कुछ ऐसा जो मुझे मुफ्त में मिले, जैसे एक कॉन्डोमिनियम, मिनी स्टोरेज, मुफ्त जमीन का टुकड़ा, घर, शेयर या ऑफिस बिल्डिंग। और साथ ही जोखिम सीमित होना चाहिए या कम जोखिम वाला विचार होना चाहिए। इस विषय पर पूरी किताबें लिखी गई हैं, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। रे क्रोक, जो मैकडॉनल्ड्स के लिए प्रसिद्ध है, हैमबर्गर फ्रेंचाइज इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर पसंद थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उस जमीन को मुफ्त में हासिल करना चाहते थे जिस पर फ्रेंचाइज बनती थी। इसलिए समझदार निवेशक केवल रॉय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देखते, बल्कि यह भी देखते हैं कि जब उनका पैसा वापस आ जाए तो उन्हें कौन से असेट्स मुफ्त में मिल रहे हैं। यही है वित्तीय बुद्धिमत्ता। 8 असेट्स का उपयोग करके विलासिता खरीदें। फोकस की शक्ति। मेरे एक दोस्त के बेटे में एक बुरी आदत विकसित हो रही थी, पैसे मिलते ही खर्च कर देना। वह सिर्फ 16 साल का था और अपनी खुद की कार चाहता था। उसका बहाना था, मेरे सभी दोस्तों के माता पिता ने उन्हें कार दी है। वह अपनी बचत से डाउन पेमेंट करना चाहता था। तब उसके पिता ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे मिलने आए। उन्होंने पूछा, क्या मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं उसे सीधे कार खरीद कर दे दूं? मैंने जवाब दिया, इससे थोड़े समय के लिए दबाव कम हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में तुम उसे क्या सिखाओगे? क्या तुम उसकी इस इच्छा का उपयोग करके उसे कुछ सिखा सकते हो? अचानक उन्हें बात समझ में आ गई और वे जल्दी से घर चले गए। 2 महीने बाद मैं फिर अपने दोस्त से मिला। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे बेटे को उसकी नई कार मिल गई? उसने कहा, नहीं, अभी नहीं, लेकिन मैंने उसे कार के लिए $3,000 दिए हैं। मैंने उससे कहा कि वह मेरे पैसे का इस्तेमाल करे, अपने कॉलेज के पैसे का नहीं। मैंने कहा, यह तो बहुत उदारता है। वह बोला, असल में नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी थी। तो शर्त क्या थी? मैंने पूछा। वह बोला, सबसे पहले हमने तुम्हारा कैश फ्लो गेम खेला, फिर हमने पैसे के सही उपयोग पर लंबी चर्चा की, उसके बाद मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिलाई और स्टॉक मार्केट पर कुछ किताबें दी। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। शर्त क्या थी?
वह बोला। मैंने उससे कहा कि ये $3000 उसके हैं, लेकिन वह सीधे इससे कार नहीं खरीद सकता। वह इस पैसे का उपयोग एक स्टॉक ब्रोकर ढूंढने और शेयर खरीदने बेचने के लिए कर सकता है। जब वह $3000 को $6000 बना लेगा तब वह पैसा कार के लिए उसका होगा और मूल $3000 उसके कॉलेज फंड में चला जाएगा। और क्या परिणाम रहा? मैंने पूछा। वह बोला, शुरुआत में उसे ट्रेडिंग में थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने सब खो दिया। फिर उसका सच में रुचि बढ़ गई। आज वह लगभग $2000 नीचे है, लेकिन उसकी रुचि बहुत बढ़ गई है। उसने मेरी दी हुई सारी किताबें पढ़ ली हैं और लाइब्रेरी से और किताबें भी लाकर पढ़ रहा है। वह वॉल स्ट्रीट जर्नल को बहुत ध्यान से पढ़ता है और संकेत इंडिकेटर्स देखता है। उसके पास अब सिर्फ $1000 बचे हैं, लेकिन उसकी सीखने की इच्छा बहुत बढ़ गई है। उसे पता है कि अगर वह ये पैसा भी खो देता है तो उसे अगले 2 साल पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं है। अब तो उसे कार लेने में भी उतनी दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि उसे इससे ज्यादा मजेदार एक नया खेल मिल गया है। अगर वह सारा पैसा खो दे तो? मैंने पूछा। वह बोला, जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। मैं चाहता हूं कि वह अभी सब खो दे, बजाय इसके कि हमारी उम्र में आकर सब कुछ खोने का जोखिम उठाए। और वैसे भी यह उसके लिए मेरी तरफ से खर्च किए गए सबसे अच्छे $3000 हैं। जो वह सीख रहा है वो उसे पूरी जिंदगी काम आएगा, और अब उसे पैसे की ताकत का नया सम्मान भी मिल गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर कोई व्यक्ति आत्मा अनुशासन की शक्ति को नहीं सीख सकता तो उसके लिए अमीर बनने की कोशिश न करना ही बेहतर है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि भले ही एसेट कॉलम से कैश फ्लो बनाना सिद्धांत में आसान है, लेकिन असली कठिनाई यह है कि आपके पास वह मानसिक शक्ति हो जो पैसे को सही दिशा में ले जा सके। आज की उपभोक्ता प्रधान दुनिया में बाहरी आकर्षण बहुत ज्यादा है, इसलिए पैसे को खर्चों में उड़ाना बहुत आसान है। कमजोर मानसिक शक्ति के कारण पैसा हमेशा आसान रास्तों की ओर बह जाता है। यही गरीबी और आर्थिक संघर्ष का कारण है। आगे दिया गया उदाहरण ये दिखाता है कि पैसे को और पैसा बनाने के लिए सही दिशा में लगाने के लिए कैसी वित्तीय बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। अगर हम साल की शुरुआत में 100 लोगों को $10,000 दें, तो मेरा मानना है कि साल के अंत में 80 लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा, बल्कि कई लोग नई कार, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स या छुट्टियों के लिए डाउन पेमेंट करके और ज्यादा कर्ज में फंस जाएंगे। 16 लोग उस $10,000 को 5-10% तक बढ़ा लेंगे। 4 लोग उसे $20,000 या लाखों में बदल देंगे। हम स्कूल जाते हैं ताकि कोई पेशा सीख सके और पैसे के लिए काम कर सके। लेकिन मेरी राय में यह उतना ही जरूरी है कि हम ये भी सीखें कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। मुझे भी दूसरों की तरह विलासिता, लक्जरीज पसंद है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन्हें कर्ज लेकर नहीं खरीदता। ये दूसरों से मुकाबला करने वाला जाल है। जब मुझे पॉश खरीदनी थी तो आसान रास्ता ये था कि मैं बैंक से लोन ले लेता। लेकिन मैंने लायबिलिटी कॉलम पर ध्यान देने के बजाय एसेट कॉलम पर ध्यान देने का फैसला किया। मैं अपनी इच्छाओं का उपयोग अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को प्रेरित करने के लिए करता हूं, ताकि मैं निवेश कर सकूं। आजकल हम अक्सर उन चीजों को पाने के लिए पैसा उधार लेने पर ध्यान देते हैं जो हम चाहते हैं, बजाय इसके कि पैसा बनाने पर ध्यान दें। पहला तरीका अल्पकाल में आसान होता है, लेकिन दीर्घकाल में कठिन हो जाता है। यह एक बुरी आदत है जिसमें हम व्यक्ति और देश दोनों के रूप में फंस गए हैं। याद रखें, आसान रास्ता अक्सर मुश्किल बन जाता है और मुश्किल रास्ता अक्सर आसान बन जाता है। जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे का मालिक बनना सिखा दें, उतना बेहतर है। पैसा एक बहुत शक्तिशाली ताकत है। दुर्भाग्य से लोग इसी ताकत का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। अगर आपकी वित्तीय समझ कम है तो पैसा आपको नियंत्रित करेगा। वह आपसे ज्यादा समझदार बन जाएगा। और अगर पैसा आपसे ज्यादा समझदार हो गया तो आप पूरी जिंदगी उसके लिए काम करते रहेंगे। पैसे का मालिक बनने के लिए आपको उससे ज्यादा समझदार बनना होगा। तब पैसा वही करेगा जो आप कहेंगे। आप उसके गुलाम बनने के बजाय उसके मालिक बन जाएंगे। यही है वित्तीय बुद्धिमत्ता। 9. नायकों का चुनाव करें। प्रेरणा की शक्ति। जब मैं बच्चा था मैं विली मेज, हैंक एरन और योगी बेरर का बहुत प्रशंसक था। वे मेरे हीरो थे और मैं बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहता था। मैं उनके बेसबॉल कार्ड्स को संभाल कर रखता था, उनके आंकड़े जानता था। RBIs, ERAs, उनका बैटिंग एवरेज, उनकी कमाई और कैसे वे माइनर लीग से आगे बढ़े। जब मैं 9 साल का था और बैटिंग करने जाता था या फर्स्ट बेस या कैचर की पोजीशन पर खेलता था, तो मैं खुद नहीं होता था। मैं खुद को एक मशहूर खिलाड़ी के रूप में कल्पना करता था। ये सीखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है।
लेकिन बड़े होने पर हम इसे खो देते हैं। हम अपने हीरो खो देते हैं। आज भी मैं अपने घर के पास बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखता हूँ। कोर्ट पर वे छोटे बच्चे नहीं होते। वे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तरह बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। हीरो की नकल करना या उनका अनुकरण करना सीखने का एक सच्चा और शक्तिशाली तरीका है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे हीरो भी बदलते गए। मेरे पास गोल्फ के हीरो हैं जिनकी स्विंग की मैं नकल करता हूँ और उनके बारे में जितना हो सके पढ़ता हूँ। मेरे हीरो में डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रॉजर्स भी शामिल हैं। मैं उनके आंकड़े उसी तरह जानता हूं जैसे बचपन में अपने बेसबॉल हीरो के जानता था। मैं ये देखता हूं कि वॉरेन बफे कहाँ निवेश करते हैं और उनके विचारों को समझने की कोशिश करता हूं। मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ता हूं, ये जानने के लिए कि वे डील कैसे करते हैं और बातचीत कैसे करते हैं। जैसे बचपन में मैं खुद नहीं होता था, वैसे ही जब मैं मार्केट में होता हूं या कोई डील कर रहा होता हूं, तो मैं अनजाने में ट्रंप की तरह आत्मविश्वास से काम करता हूं। या जब मैं किसी ट्रेंड का विश्लेषण करता हूं, तो मैं उसे इस तरह देखता हूं जैसे वॉरेन बफे देख रहे हों। हीरो होने से हम एक बहुत बड़ी मानसिक शक्ति से जुड़ जाते हैं। लेकिन हीरो सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देते, वे चीजों को आसान बनाकर दिखाते हैं। और जब कुछ आसान लगता है, तो हमें विश्वास होता है कि अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। निवेश के मामले में बहुत से लोग चीजों को बहुत कठिन बनाकर बताते हैं। इसके बजाय ऐसे हीरो ढूंढें जो इसे आसान बनाकर दिखाते हैं। 10 सिखाओ और तुम्हें मिलेगा देने की शक्ति। मेरे दोनों पिता शिक्षक थे। मेरे रिच डैड ने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जिसे मैंने पूरी जिंदगी अपनाया। दान और देने की आवश्यकता। मेरे पढ़े लिखे पिता अपना समय और ज्ञान तो देते थे, लेकिन पैसे बहुत कम देते थे। वे अक्सर कहते थे कि जब उनके पास अतिरिक्त पैसा होगा, तब वे दान करेंगे, लेकिन ऐसा समय बहुत कम आता था। मेरे रिच डैड पैसे के साथ साथ शिक्षा भी देते थे। वे दान टाइदिंग में गहरा विश्वास रखते थे। वे हमेशा कहते थे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले उसे देना सीखो। जब उनके पास पैसे कम होते थे, तब भी वे अपने चर्च या पसंदीदा चैरिटी को दान देते थे। अगर मैं तुम्हें एक ही विचार देकर जाऊं, तो वह यही होगा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है, तो पहले वही चीज दूसरों को देना शुरू करो, और वह कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगी। ये बात पैसे, मुस्कान, प्यार या दोस्ती, हर चीज पर लागू होती है। मुझे पता है कि यह करना मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा काम करता रहा है। मैं लेन देन के नियम रेसिप्रोसिटी पर विश्वास करता हूँ। मुझे पैसा चाहिए तो मैं पैसा देता हूँ और वह कई गुना होकर वापस आता है। मुझे बिक्री चाहिए तो मैं किसी और की बिक्री में मदद करता हूँ और मेरी बिक्री बढ़ती है। मुझे संपर्क कॉन्टैक्ट्स चाहिए तो मैं दूसरों को संपर्क दिलाने में मदद करता हूं और मुझे नए संपर्क मिलते हैं। जैसे जादू की तरह सब कुछ वापस आता है। मैंने सालों पहले एक बात सुनी थी, भगवान को पाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंसानों को देना जरूरी होता है। मेरे रिच डैड अक्सर कहते थे, गरीब लोग अमीरों से ज्यादा लालची होते हैं। वे समझाते थे कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है, तो वह दूसरों को कुछ ऐसा दे रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है। मेरी जिंदगी में जब भी मुझे पैसों या मदद की कमी महसूस हुई, मैंने अपने दिल में देखा कि मुझे क्या चाहिए, और वही चीज सबसे पहले दूसरों को देना शुरू कर दी। और हर बार वह मेरे पास वापस आए। यह मुझे उस आदमी की कहानी याद दिलाता है, जो ठंडी रात में लकड़ियों के साथ बैठा था और चूल्हे से कह रहा था, पहले तुम मुझे गर्मी दो, फिर मैं तुम्हें लकड़ी डालूंगा। पैसा, प्यार, खुशी, बिक्री या संपर्क, हर चीज में एक ही नियम है, पहले देना सीखो। अक्सर केवल ये सोचने की प्रक्रिया कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसे किसी और को कैसे दे सकता हूँ, मेरे लिए अवसरों की बाड़ खोल देती है। जब भी मुझे लगता है कि लोग मुझसे मुस्कुराकर बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं खुद मुस्कुराना और नमस्ते कहना शुरू कर देता हूँ। जैसे जादू हो, थोड़ी ही देर में मैं मुस्कुराते लोगों से घिर जाता हूँ। ये सच है कि आपकी दुनिया आपके ही व्यवहार का आईना होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, सिखाओ और तुम्हें मिलेगा। मैंने पाया है कि जितना अधिक मैं उन लोगों को सिखाता हूं जो सीखना चाहते हैं, उतना ही अधिक मैं खुद सीखता हूं। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो किसी और को सिखाना शुरू करें। नए विचारों और गहरी समझ की एक धारा अपने आप आने लगेगी। ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, या जो मिला वह वैसा नहीं था जैसा मैं चाहता था।
लेकिन जब मैंने गहराई से सोचा और आत्मविश्लेषण किया तो पाया कि उन समयों में मैं खुशी से देने के बजाय बदले में पाने की उम्मीद से दे रहा था। मेरे पिता शिक्षकों को सिखाते थे और वे एक महान शिक्षक बन गए। मेरे रिच डैड हमेशा युवाओं को अपना बिजनेस करने का तरीका सिखाते थे। अब पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि जो कुछ वे जानते थे उसे उदारता से साझा करने की वजह से ही वे और अधिक समझदार बने। इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं। आप अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उन शक्तियों की मदद से यह रास्ता आसान हो जाता है। आपको बस इतना करना है, जो आपके पास है उसे उदारता से देना सीखें।